हेलो फ्रेंड, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम देखेंगे वर्धन वंश के बारे में। कल की वीडियो में हमने देखा था गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश के बाद हम कहे थे कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में। तो वर्धन वंश को पढ़ने से पहले एक बार हम गुप्त वंश को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो वाला चैप्टर। तो चलिए गुप्त वंश को हम फटाफट एक बार 2 मिनट में देख लेते हैं। देखिए, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, और इसके गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। उसके बाद इसका अगला शासक जो होता है वो घटोत्कच होता है, लेकिन इन दोनों सामंत के रूप में शासन किए थे, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता। इसलिए वास्तविक संस्थापक अगले शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहा जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने राजाधिराज की उपाधि धारण की थी और कुमार देवी से विवाह किए थे एवं राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। उसके बाद अगला शासक आता है इम्पोर्टेंट, जो है वो समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांच है। इसको कविराज भी कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, और सिक्कों पर सैनिक के रूप में दिखाया गया है, और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और सबसे जो प्रचलित सिक्का थी वो मयूरशैली की सिक्का थी। इसे धड़ीबंद भी कहा जाता है। धड़ीबंद का अर्थ होता है धरती को बांधने वाला। इसके दरबार में एक कवि रहता था हरिशेठ, जो कि प्रयाग प्रशस्ति लिखा। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में, और इसने विक्रमांक की भी उपाधि धारण की थी। और इसका दरबारी भाषा संस्कृत था। इसके खेल उस समय शतरंज था। बाल विवाह इसके शासन का सबसे बेकार चीज़ क्या था? बाल विवाह, सती प्रथा और जाति व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट किया था। सती प्रथा की जानकारी एराडब्लेक से मिलती है। उस टाइम के जो शासक थे वो भानुगुप्त थे, जब एराडब्लेक लिखा जा रहा था। तो उसका अगला शासक आता है रामगुप्त, जो कि योग्य नहीं था। उसके बाद अगला शासक आता है चंद्रगुप्त सेकेंड, जो कि न्याय के लिए फेमस शासकों का अंत किया था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चांदी का सिक्का चलाया था। फायान इसी के शासनकाल में आया था, जो कि फोयुकी नामक बुक लिखा था। यह साहित्य प्रेमी था। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहा गया। इसके कुछ जो प्रमुख कवि थे इसके दरबार में वो कालिदास थे। कालिदास संस्कृत के लेखक थे। अमरदास जो था वो कवि था। बहारमिहिर खगोल शास्त्री थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। जो महान गणितज्ञ और खगोलविद था वो आर्यभट्ट इसी के दरबार में रहता था, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कुमारगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, और इसे महायान का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्त कर दिया था। बख्तियार खिलजी कौन सा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। उसके बाद अगला हम शासक पढ़ते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त जो है वो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। इसके सुदर्शन झील को पुनरुद्धार कराने से पहले 2 लोग और करा चुके थे। वो अशोक कराए थे, रुद्रामन कराए थे, लेकिन इसको बनवाया कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था सुदर्शन झील। उसके बाद हम देखते हैं इसने हुड़ों का आक्रमण किया था। हुड़ों का आक्रमण करने के बाद जो छोटे छोटे हुड़ों का आक्रमण इसके समय हुआ, स्कंदगुप्त के समय, लेकिन यह असफल रहा। इसके बाद गुप्त वंश छोटे छोटे साम्राज्य में टूट गया। उसी में से एक वर्धन वंश आता है। तो हम कहते हैं कि इस वीडियो में हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ लेंगे। और एक भी चीज़ हम ये भी बताए थे कि जो गुप्त वंश है इसका क्रम पूछता है। तो सबसे पहले श्रीगुप्त हम पढ़े, फिर घटोत्कच पढ़े, चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़े, समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर भानुगुप्त, और फिर उसके बाद विष्णुगुप्त। तो चलिए आज की वीडियो में हम वर्धन वंश को पढ़ते हैं। तो वर्धन वंश है उसे पुष्पभूति वंश भी कहते हैं। इसके संस्थापक पुष्पभूति वर्धन है, और एक गुप्त काल में एक सामंत यानी कि जमींदार के रूप में थे। इसकी राजधानी वर्धन वंश की कहाँ पर है? थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में है। इसका जो पुत्र होता है प्रभाकर वर्धन आता है। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें हुई, राजश्री और राजवर्धन और हर्षवर्धन। इसमें अगर कभी भी वर्धन वंश अगर आपके सामने आया तो वर्धन वंश के आगे आपको डायरेक्ट हर्षवर्धन का नाम याद रहना चाहिए। इसमें है इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा। देखिए, तो राजश्री क्या हुआ? उसकी बेटी थी किसका? प्रभाकर वर्धन की। तो इसका विवाह गिरिवर्मा के साथ हुआ। गिरिवर्मा की हत्या कौन कर दिया? तो मालवा का एक शासक था देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी, और राजश्री वहाँ से भाग निकली जंगल में। तो इसका जो बेटा था प्रभाकर वर्धन का, राजवर्धन, वो देवगुप्त, जो मालवा का शासक देवगुप्त था, उसकी हत्या कर दिया। कौन? राजवर्धन। फिर जो राजवर्धन था उसकी हत्या बंगाल के शासक शशांक ने की थी। यह हिंदू था, फिर भी जो बोधि वृक्ष था वहाँ का, जहाँ महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे, उसको कटवा दिया था शशांक ने। फिर शशांक की हत्या कौन किया? तो राजवर्धन ने किया। फिर राजवर्धन शशांक की हत्या करके जो उसकी राजधानी पहले कहाँ थी? थानेश्वर थी। वो फिर अपनी राजधानी को कन्नौज बनाया, और अपनी बहन यानी कि अपने
उसके पिता की जो बेटी थी राजश्री, इसकी बहन लगती थी हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को सिंहासन पर बैठाया और उसका आजीवन संरक्षक बनकर शासन किया। हर्षवर्धन ने कभी भी शादी नहीं किया था। तो हम बताएं ना, इस वर्धन वंश में केवल हमें पढ़ना है हर्षवर्धन के बारे में। यहाँ पर मारा पीटा चला, उससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, बस हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। हर्षवर्धन जो है वो साहित्य प्रेमी था। नागानंद नामक बुक लिखा था, रत्नावली लिखा था, प्रियदर्शिका नामक, इन्होंने 3 साहित्य बुक लिखा था हर्षवर्धन। उसके बाद इसके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट की 2 बुक आती है, कादम्बरी और हर्ष चरित्र। वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था, उन्होंने शिवकी नामक बुक लिखा था। इसे नीति का पंडित भी कहते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट और टीचर दोनों रहा था। कौन? वैनसांग। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, जब वैनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आया तो डायरेक्ट यहाँ बहुत बार क्वेश्चन होता है, पूछता है कि जब वैनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आया तो उस टाइम पे जो कुलपति कौन थे, तो आचार्य शीलभद्र थे। प्रयागराज में कुंभ मेला जो स्टार्ट होता है, जो होता है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में भी, ये हर्षवर्धन ने ही स्टार्ट किया था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था। ये दक्षिण भारत को जीतना चाहता था, बट नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशियन द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी पूर्व में। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं बचा उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में कोई योग्य शासक नहीं बचा। इसी का फ़ायदा उठाकर जो मोहम्मद बिन कासिम था, केवल 17 साल का लड़का था, वो भारत पर आक्रमण कर दिया और 712 ईस्वी में भारत पर अधिकार कर लिया। और तो फिर अब इसके बाद हम जब मोहम्मद बिन कासिम है, इसको हम जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तब हम ये जितना भी चीज़ें पढ़े हैं उत्तर भारत के बारे में पढ़े हैं। तो उत्तर भारत के बाद आता है दक्षिण भारत। जैसे उत्तर भारत में सब शासन, इन लोगों का शासन चल रहा था, वर्धन वंश, गुप्त वंश, इन सबका शासन चल रहा था। दक्षिण भारत में कुछ हो रहा हुआ। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि 0 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व में क्या क्या चीज़ें हुई भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत में, इसको हम देखेंगे। तो देखिए दक्षिण भारत में 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य क्या क्या हुआ दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 कवियों का सम्मेलन हुआ, जिसे ही संगम कहते हैं। हम संगम नहीं पढ़ते हैं, जिसे बुलाया गया था इन सम्मेलन को ही तमिल भाषा में संगम कहा गया। देखिए कौन कौन सा संगम था। दक्षिण भारत यहाँ से स्टार्ट होता है, वो हम जितना पीछे पढ़े थे वो उत्तर भारत था, यहाँ से दक्षिण भारत स्टार्ट होता है। तो दक्षिण भारत में देखिए पहला जो वंश था वो संगम वंश था। संगम वंश 1ली सदी से 3वीं सदी तक होता है। इसमें 3 संगम हुए। कौन कौन सा? प्रथम संगम दक्षिणी मथुरा में हुआ, जो कि जलमग्न हो चुका है। इसकी अध्यक्षता इसमें अगस्त ऋषि ने किया था। 89 राजाओं ने भाग लिया था। इसमें साहित्य के कोई स्रोत नहीं मिले हैं। दूसरा जो संगम होता है कहाँ पर हुआ? कपाटपुरम में हुआ। अध्यक्षता कौन किया? तोल्कापियर ने किया। इसमें 59 राजाओं ने भाग लिया। इसमें तोल्कापियम नामक साहित्य मिला था। और तृतीय संगम कहाँ होता है? उत्तरी मथुरा में। इसकी अध्यक्षता नक्कियर ने किया था। बस यहाँ पूछता है कहाँ पर हुआ है, किसकी अध्यक्षता कौन किया था। इसमें 49 राजाओं ने हिस्सा लिया। तो तीनों संगमों को मिलाकर देखिए मोस्टली यही 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछा गया। संगम काल कब से कब है? तो 1ली से 3री सदी तक है। कितने संगम हुए थे? 3 संगम। किस भाषा में हुए थे संगम? तमिल भाषा में। किस राजाओं ने स्टार्ट किया था? तो पांड्य राजाओं ने। तमिल साहित्य के पिता कौन है? अगस्त ऋषि हैं। पहला, दूसरा, तीसरा संगम कहाँ हुआ? तो पहला संगम दक्षिणी मथुरा, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा उत्तरी मथुरा में हुआ। तो अब जो संगम काल के कुछ राज्य हैं जैसे चोल, चेर, पांड्य हैं, इसको हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए थोड़ा सा क्या है। जैसे कृष्णा नदी के तट तथा भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। चेर यहाँ पर, पांड्य यहाँ पर, चोल यहाँ पर। देखिए सब दक्षिण भारत के वो राज्य, इसको हम कल की वीडियो में देखेंगे।